हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ESVN साइंस एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। आज आपको क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र जो कि कुछ उसके बारे में पढ़ाया गया है। आज जो है आपको सबसे पहले बताया जाएगा आवेश के मात्रक के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। तो आवेश ठीक, आवेश को किससे डिनोट किया जाता है? C से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं SI पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक, इसके बाद MKS पद्धति में आवेश का मात्रक, ठीक है, ये होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद तीसरा CGS पद्धति में क्या होता है? इसको कहते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक, या इकाई, ठीक है, या इसी को कहते हैं स्टेट कूलम। ठीक है, जो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है उसको कहते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ESU पढ़ते हैं, ESU, ठीक है, या स्टेट कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अब सीजीएस पद्धति में ESU हो गया स्टेट कूलम। ठीक है, अब देखते हैं कितने कूलम ESU कितने कूलम के बराबर है। तो जो एक कूलम होता है, ठीक है, वो होता है 3 × 10⁹ ESU के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद फिर आवेश का जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक देखते हैं कि ये जो विद्युत आवेश कूलम है ये विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है, विद्युत चुंबकीय इकाई में कितना होता है? विद्युत चुंबकीय इकाई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, एक कूलम जो है विद्युत चुंबकीय यूनिट में कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो एक EMU होता है, ठीक है, वो 3 × 10⁻10 ESU की इक्वल होता है। ठीक है, ESU जैसे EMU, एक EMU ये भी किसका मात्रक हो गया? विद्युत धारा का मात्रक हो गया। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक हो गया। तो इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ये जो 3 × 10⁻10 ESU है ये जो है 10 कूलम के इक्वल होता है, 10 कूलम के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 फैरेड। ठीक, 1 फैरेड जो होता है ये होता है 96,500 कूलम के बराबर। ठीक है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो जानते हो कितने इक्वल होता है? 10⁻⁻6 कूलम का C। ठीक है, जैसे 1 नैनो कूलम, 1 नैनो 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, इस प्रकार से छोटे मात्रक हो गए। ठीक है, तो ये थे आवेश के कुछ मात्रक। ठीक है, अच्छा, आवेश की बीमा कितनी होती है? आवेश की बीमा यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें द्रव्यमान, ठीक है, और लंबाई दोनों चीज तो है नहीं, तो यहाँ से हम मान सकते हैं। ठीक है, अगर दिखाते हुए तो m की पावर कितना रहेगा? 0, और L की पावर कितना रहेगा? ये भी 0 रहेगा। बचा एम्पियर। एम्पियर किससे दिखाते हैं? 1, और सेकेंड को, समय को T से। ठीक है, तो यहाँ से जो आवेश की बीमा हो जाएगी तो बना ही सकते हैं आवेश की बीमा। ठीक, यहाँ से हो गया आवेश की बीमा
m की पावर 0 l की पावर 0, ठीक है, t a, ये हो गई आवेश की विभव, ठीक है। अब देखते हैं आगे देखते हैं इसके बाद कि हम किसी पदार्थ को या किसी चालक को, ठीक है, कितने तरीकों से, ठीक, उसको आवेशित कर सकते हैं। आवेशित करने का मतलब स्थिर विद्युत आवेशित कितने तरीकों से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्थिर विद्युत आवेश के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई स्थिर विद्युत आवेश लाने को कोई प्रक्रिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर दो तरीके हैं किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के। सबसे पहला है, ठीक है, संपर्क द्वारा, ठीक, और दूसरा है क्या, प्रेरण द्वारा। तो ये किसका किस लिए है, किसी पदार्थ को आवेशन, ठीक है, आवेशन करने की प्रक्रिया, ठीक है, कि किसी भी वस्तु को कितने तरीकों से आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीका संपर्क। तो इसके पहले जानते हैं कि आवेशन होता क्या है, ठीक है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है आवेशन, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से संपर्क द्वारा आवेशन जो है, इसके भी दो तरीके हैं, ठीक। पहला जो है घर्षण द्वारा, ठीक, घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा क्या है, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। अब इतना हो गया, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, आवेशन हो गया। आवेशन जो है मतलब वस्तुओं को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं, दो तरीका है। पहला संपर्क द्वारा, मतलब दो वस्तुओं को आपस में टच कराएं, ठीक है, और इसके बाद प्रेरण द्वारा। तो इसके बाद आगे देखते हैं फिर कि संपर्क द्वारा जो आवेशन हो रहा है वो भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित कैसे करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो वस्तु लेते हैं, मान लेते हैं एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, ठीक है। दोनों को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है कि एक वस्तु से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान लेते हैं ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरे वस्तु पे चला जाता है, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर ये क्या है, बी पर आ गया, ठीक है। तो रगड़ने की प्रक्रिया में यही होता है, जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकलकर दूसरी वस्तु पर आ जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकलने और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आ जाने से दोनों वस्तु क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन जो निकलता है तो निकलने के कारण उस पर किस प्रकार का चार्ज आ जाता है, धनावेश, ठीक है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है जाता है उस पर किस प्रकार का आवेश आ जाता है, ऋण आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन ए वस्तु निकला है उतना ही इलेक्ट्रॉन बी वस्तु पर आ गया है। इस प्रकार से घर्षण द्वारा आवेशन में हम देखते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं उन पर समान परिमाण का आवेश आता है। समान, पहली बात तो परिमाण में इनमें समान अणु, ठीक है, समान परिमाण का आवेश आता है।
ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है, ठीक, ये जो वस्तुएं दोनों वस्तुएं हैं विपरीत आवेशित होती हैं। ठीक है, विपरीत आवेशित होती हैं। ठीक, ये तो हो गया घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसके बाद है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, इसमें देखते हैं क्या करेंगे। एक जो है जैसे घर्षण द्वारा आवेशित, ठीक है, कोई वस्तु ए मान लेते हैं ए है, ठीक है, ए, तो ए, और मान लेते हैं ए जो है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक दो कोई उदासीन वस्तु बी लेते हैं, ठीक, उदासीन होने का मतलब इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ए से बी को तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें है होता क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कहीं जैसे पानी है, पानी को गिराते हैं तो जिधर ढालू रहता है उधर ही पानी जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह जैसे बहाव देखते हैं, जो पानी का फ्लो होता है वो क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। मतलब जिधर पानी जो है अधिक समूह में होता है, ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, वो कम मात्रा में इकट्ठा हुए पानी की तरफ जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें होता है। जैसे बस ए पर जो है, बस ए पर देखो माइनस चार्ज है, मतलब इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है। बी पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या है, ये उदासीन है, मतलब इस पर मान सकते हैं कि सामान्य अवस्था से इस पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस प्रकार कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश है इसकी अपेक्षा वो अधिक मात्रा में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, ठीक, आवेश है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के दाब में अंतर के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के दाब में अंतर के कारण इसको हम कह सकते हैं विभव, कि दोनों वस्तुओं पर विभव क्या है, अलग अलग। इस पर मान लेते हैं विभव एक है, इस पर विभव दूसरा है। तो दोनों वस्तुओं में विभव के अंतर के कारण, ठीक है, कुल मिलाकर विभवांतर के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये जाकर बी वाली बस पर जाने लगेंगे। और कब तक ये इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, जब तक दोनों वस्तुओं के बीच जो विभवांतर है ये शून्य ना हो जाए। जो ये विभवांतर है ये शून्य ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी पर जाते रहेंगे। अच्छा, जब ए से इलेक्ट्रॉन जो है बी पर जाते रहेंगे तो क्या होगा, तो बी भी क्या, किस प्रकार, बी पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ऋणावेश। ठीक, निगेटिव चार्ज ए भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि चालन द्वारा जब हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं, चालन विद्युत द्वारा वस्तुओं को जब आवेशित करते हैं तो इसमें ठीक पहले वस्तु के जैसे ही दूसरी वस्तु पर भी आवेश आता है, लेकिन यह नहीं कह सकते परिमाण में आवेश समान होगा। ठीक है, जैसे ए निगेटिव चार्ज है तो चालन द्वारा आवेशन कर रहे हैं तो उसी दूसरी वस्तु भी निगेटिव चार्ज होगी, प्लस अगर पॉजिटिव लेते तो भी पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो अगर दोनों वस्तु, ठीक है, इसकी जो शेप, साइज और मटेरियल दोनों समान होता तो हम कह सकते थे कि ये दोनों जो है मात्रा में भी समान आवेशित होंगे। ठीक है, और इसके बाद इनमें परिमाण में भी और इसके बाद प्रकृति में भी समान आवेशित होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लेते हैं इस पर क्यू आवेश है, शेप, साइज और मटेरियल दोनों का समान है। ठीक है, तो जब आवेश ट्रांसफर होते तो कितना कितना आवेश आता, दोनों पर बराबर आवेश आता है। कैसे, अभी तो पहले तो इस पे 0 था, अब देख लेते हैं Q + 0/2, ठीक, कितना हो जाएगा Q/2।
2, मतलब जब सेफ साइज मटेरियल बराबर रहेगा तो इस पर चालन द्वारा आवेशन होने के बाद दोनों कितना आएगा, Q/2 इस पर भी आ जाएगा, Q/2 इस पर भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आता है। ठीक है, अब मात्रा में बराबर रहे या ना रहे इस पर एक कंडीशन निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब इसमें वस्तु को आवेशित करने के लिए प्रेरित करेंगे, टच नहीं कराएंगे। जैसे इसमें दोनों तरीकों में देकर टच करवा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन इसमें टच नहीं कराएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक उदासीन गोला लेते हैं। ठीक, इसको एक अचालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक है, अचालक स्टैंड रखने के बाद क्या करते हैं, ठीक, इसके बाद अब दूसरे इस अचालक गोले के पास, ठीक है, कोई आवेशित वस्तु ले आते हैं या आवेशित छड़ ले आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है एक ऋणावेशित छड़ ले आते हैं, ऋणावेशित ले लो या धनावेशित ले लो। ठीक है, मान लेते हैं धनावेशित छड़ ले आते हैं। ठीक, इस गोले के पास, ठीक है, धनावेशित ले लो। ठीक है, तो होगा क्या, जब धनावेशित छड़ इसके पास ले आएंगे तो ये जो देखो पहली चीज इस पर नेट आवेश तो है नहीं, नेट आवेश 0। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पास आवेश नहीं है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के जो परमाणु, कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है उसकी नाभिक वो जो है दो हिस्सों में बटा होता है। एक तो नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और एक तो उसके बाहर का भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इसका नाभिक होता है सेंटर वाला भाग, ठीक है, ये क्या है, धनावेशित होता है, और इसके जो बाहर वाला भाग जो है ये ऋणावेशित होता है। लेकिन जितनी संख्या में धनावेश होता है उतनी संख्या में ऋणावेश होता है, इसलिए इस पर नेट चार्ज कोई नहीं होता। लेकिन जब जो है धनावेशित छड़ इसके पास ले आते हैं तो एक अट्रैक्शन के कारण जो है ऋणावेशित जो ऋणावेश है, ठीक है, ये एक तरफ आ जाते हैं। इस चालक के जो ऋणावेश है एक तरफ आ जाते हैं, और जो ये धनावेश है ये दूसरी तरफ वितरित हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है। इसके बाद तीसरे कंडीशन क्या करते हैं, अब जो है ये जो आवेशित छड़ और गोला जिस प्रकार से आवेशित हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इस गोले को अर्थिंग से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अपना गोला हो गया, ये ठीक है, इसी प्रकार से तो होगा, ये धनावेश हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक अर्थिंग से जोड़ देते हैं, मतलब ये धनावेशित सिरे को क्या करेंगे हम, ये जमीन से जोड़ देंगे। तो जमीन से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये जो धनावेश है ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब फिर होगा क्या, जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो मतलब सिर्फ यही ऋणावेश, चालक का जो ऋणावेश है इसे यही सिर्फ बचा रहेगा। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, चौथे स्टेप में इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। इसको काटने पर क्या होगा, ये जो ऋणावेश था ये गोले पर रहते ही इस छड़ के माध्यम से खींचा रहेगा। ठीक, क्योंकि आकर्षण बल लग रहा है ना, तो ये क्या होगा, खींचा रहेगा। ठीक, तो ये देखो ऋणावेश इस प्रकार से इस पर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करते हैं, ये क्या हो गया, धनावेशित छड़ हो गया और ये अपना ऋणावेश है। अब अर्थिंग को क्या किए, कट कर दिए, तो सिर्फ ऋणावेश बचा हुआ है। ठीक है, अब तो धनावेश हट गया ना अर्थिंग के कारण से। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये धनावेशित
छड़ को भी हटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से धनावेशित ये जो छड़ है, ठीक है, धनावेशित छड़ है, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से हटा लेंगे। तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ से प्रेरण के माध्यम से आवेशित एक गोला मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है किसी भी गोले को, जैसे यहाँ पे ऋणावेशित, इस पर ऋणावेश आया, इसी प्रकार से हम धनावेशित भी कर सकते हैं किसी भी गोले को। ठीक है, तो ये था प्रेरण के माध्यम से किसी भी वस्तु को आवेशित करने की। ठीक है, अब इसके बाद आगे जानेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक, जिसे हम कूलाम बल के नियम से जानते हैं, उसको अगले टर्म में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहो और पढ़ाई करते रहो।